आदिवासियों के आंदोलन में बार बार बिखराव क्यों आता है? डॉक्टर केरुबिम तिर्की। दिन 3 मार्च 2006 का था। उस दिन आदिवासी अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति का जन प्रारूप दैनिक अखबारों में प्रकाशित किया था। इस मुद्दे को लेकर आदिवासी अधिकार मोर्चा में दो फाड़ हो गया। ऐसा कानून के तहत झारखंड में पंचायत चुनाव कराने के उद्देश्य से आंदोलन चलाने के लिए आदिवासी अधिकार मोर्चों का गठन किया गया, लेकिन अपनी मंजिल पाने के पूर्व ही आंदोलन बिखरने लगा था। ऐसी परिस्थिति में आंदोलन के बिखरने के कारणों को विश्लेषणात्मक विचार दैनिक अखबार हिंदुस्तान में 29 जून 2006 को प्रकाशित किया गया कि आखिर आदिवासियों का आंदोलन बार बार टूटता क्यों है। आदिवासियों के आंदोलन का यदि बिना किसी पूर्वाग्रह के विश्लेषण किया जाए तो हम यही पाते हैं कि उनके आंदोलन में बार बार बिखराव आया है। यह बिखराव नेतृत्व के साथ साथ विचारधारा में भी आता रहा है। मर्गगोम के जयपाल सिंह की झारखंड पार्टी भी इसका शिकार बनी। सर्वप्रथम विचार में भटकाव आया, जो झारखंड पार्टी संघर्ष करके मरमिट करके भी अलग झारखंड राज्य की स्थापना करना चाहती थी। वही 1963 में कांग्रेस पार्टी में विलय होकर अलग प्रांत के लिए भीख मांगने लगी। झारखंड पार्टी के टूटने का सिलसिला उसी समय शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। झारखंड आंदोलन के पुरोधा एनी होरो को उसी की पार्टी के एनोस गुड ने निकाल बाहर कर दिया है। सन 1973 में शोषण के खिलाफ एवं व्यवस्था परिवर्तन के लिए शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, लेकिन बाद में कांग्रेस की सत्ता को कायम रखने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेताओं ने झारखंड आंदोलन को बेचा और बदनाम किया। 22 जून 1986 को सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में आजसू का गठन किया गया, जिसने झारखंड आंदोलन को एक नई शक्ति एवं दिशा प्रदान की। लेकिन आजसू का जुझारू तेवर बहुत दिनों तक कायम नहीं रहा। आजसू के हिंसात्मक आंदोलन का विरोध झारखंड आंदोलन के अन्य गुटों ने किया। आजसू भी विभिन्न गुटों में बंट गया। इसके संस्थापक सदस्य सूर्य सिंह बेसरा एवं प्रभाकर तिकी कपड़े की तरह दल पर दल बदलते गए और अभी झारखंड विकास मोर्चा के झंडाबरदार बने हुए हैं। इसी तरह न केवल राजनीतिक बल्कि जनांदोलन में भी बिखराव आता रहा है। उदाहरण के लिए कोइलकारो परियोजना का मुखर विरोधी कोइलकारो जनसंगठन ने 10 फरवरी 2001 के तपकरा गोलीकांड के पश्चात तोरपा के तत्कालीन विधायक को मुंडा एवं एनडीए सरकार को जमकर लताड़ा, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में कोचे मुंडा को ही जितवाया। कहीं न कहीं जनसंगठन के अग्रणी नेताओं के विचारधारा में भटकाव आया। कहीं न कहीं सत्ता के दलालों के साथ समझौता हुआ और परियोजना के खिलाफ संकल्प लेने वाली जनता की आवाज हार जाती है। समझौता परस्ती की पुष्टि इस घटना से भी होती है कि इस वर्ष तपकरा गोलीकांड की वर्षगांठ के अवसर पर गोली चलाने वाली एनडीए सरकार के मंत्री एनोस एक्का को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। इस घटना से कोइलकारो जनसंगठन दो फाड़ होते होते बचा। झारखंड बनने के पश्चात जो जन आंदोलन चले वे भी बिखरते टूटते रहे हैं। 13 जनवरी 2001 में आदिवासी झारखंड जनाधिकार मंच बना, जिसमें कि आदिवासी छात्र संघ एक प्रमुख घटक था। लेकिन अपने लक्ष्य डोमिसाइल एवं आरक्षण नीति की स्थापना के लिए सरकार पर पूर्ण दबाव बनाने के पहले ही आदिवासी छात्र संघ एसीएस मंच से अलग हो गया। बाद में मंच के दो प्रमुख नेताओं सालखन मुर्मू एवं बघु तिर्की में वैचारिक मतभेद हुआ और दोनों ने अपना अपना राजनीतिक दल क्रमशः झारखंड दिशोम पार्टी और झारखंड जनाधिकार पार्टी की स्थापना की। पुनः सन 2005 में इन आदिवासी शक्तियों का ध्रुवीकरण हुआ और पैसा कानून 1996 के तहत पंचायत चुनाव की मांग करने के लिए आदिवासी अधिकार मोर्चा का गठन हुआ। झारखंड के सामाजिक व राजनीतिक क्षितिज में एक जबरदस्त तूफान आने की संभावना दिखी, लेकिन भारतीय मानसून की तरह संभावना हकीकत में नहीं बदला। इतिहास को हूबहू दोहराते हुए सर्वप्रथम चमरालिंडा ने आदिवासी छात्र संघ को मोर्चा से अलग किया। कुछ ही दिनों के पश्चात मोर्चा में चल रही वर्चस्व की लड़ाई को जगजाहिर करते हुए बंधु तिर्की ने आदिवासी अधिकार मोर्चा के सर्वसम्मति से नियुक्त मुख्य संयोजक सालखन मुर्मू को मोर्चा से निष्कासित किया और स्वयं कार्यवाहक संयोजक बन बैठे। पुनः आदिवासी विरोधी ताकतों की विजय हुई और आदिवासी अधिकार मोर्चा में दो फाड़ हो गया। आदिवासी बहुत आशा के साथ आंदोलन में जुटते हैं, लेकिन बार बार उन्हें निराशा ही हाथ लगता है। आदिवासी आंदोलन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के पहले ही बिखर जाता है। इसके क्या क्या कारण हैं? आदिवासी समाज को इसका गंभीरता से विश्लेषण करना चाहिए। आदिवासी जितनी तेज गति के साथ एकजुट होने का प्रयास करता है, उससे कहीं अधिक तीव्र गति से तोड़क शक्तियां काम करती हैं। आदिवासी विरोधी ताकतों की रणनीति को आदिवासी समझ नहीं पाता है। गैर आदिवासियों को मालूम है कि मजबूत संगठन एवं आंदोलन के माध्यम से ही गलत व्यवस्था को बदला जा सकता है। इसलिए जब कभी आदिवासी किसी मुद्दे को लेकर संगठित होते हैं, उनमें फूट डालने के लिए आदिवासी विरोधी शक्तियां पूरी शक्ति से जुट जाती हैं। सर्वप्रथम उन्हें सरना और ईसाई के नाम पर विभाजित किया जाता है। प्रत्येक आदिवासी आंदोलन को ईसाई मिशनरियों का षड्यंत्र कहकर आंदोलन को ही बदनाम करते हैं। यह उनकी प्रथम रणनीति होती है।
इतिहास इस बात का गवाह है कि 1939 में गठित आदिवासी महासभा भी इस रणनीति का शिकार बना। गैर आदिवासियों की रणनीति को न समझने के कारण सरना आदिवासियों ने आदिवासी सभा को मिशनरियों से प्रेरित संस्था बताया और ठेबले उरांव के नेतृत्व में आदिवासी सनातन सभा का गठन किया। झारखंड आंदोलन में ईसाई आदिवासी लगभग 60 सालों तक बेवजह बदनाम होते रहे। यह दीर्घ बात है कि झारखंड बनने के पश्चात ईसाइयों पर आरोप लगाने वाले ही सच्चा सुख भोग रहे हैं, फिर भी आदिवासियों को धर्म के नाम पर विभाजित करने का सिलसिला अभी भी जारी है। आदिवासी आंदोलन बाह्य चुनौती का सामना नहीं कर पाता है। कोई भी आंदोलन एक विचारधारा को जन्म देकर खड़ा किया जाता है। विशुद्ध रूप से आदिवासी केंद्रित विचारधारा को मजबूत करने के पहले ही आदिवासी विरोधी ताकतें विचारधारा को तोड़ने के लिए आंदोलन में घुसपैठ करना शुरू करते हैं। इस उद्देश्य को अंजाम देने के लिए वे दो तरह की रणनीति अपनाते हैं। प्रथम, वे विचारधारा में ही घुसपैठ करके उसको प्रभावहीन या समाप्त कर देते हैं। आदिवासियों की विडंबना है कि वे गैर आदिवासियों की विचारधारा के गुलाम बने हैं। वैचारिक गुलामी शारीरिक गुलामी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह कड़वी सच्चाई है कि अधिकांश आदिवासी अपने समाज के व्यक्ति को तरजीह नहीं देते हैं, लेकिन कोई गैर आदिवासी कुछ सलाह देता है तो वे तुरंत मान लेते हैं। यहाँ तक कि सुशिक्षित एवं उच्च पद में पदासीन आदिवासी को भी अपनी वैचारिक शक्ति पर भरोसा नहीं रहता है। इसलिए आदिवासियों की इस मानसिकता का फायदा उठाते हुए आदिवासी विरोधी ताकतें घुसपैठ करके विचारधारा पर ही कब्जा जमा लेती हैं। फलस्वरूप आंदोलन अपने मूल विचारधारा एवं उद्देश्य से भटक जाता है। दूसरी रणनीति के तहत आदिवासी विरोधी लोग आदिवासी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में भय पैदा करते हैं कि हमारे बगैर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, न तुम आंदोलन चला सकते हो और न राजनीति कर सकते हो। आदिवासी के मन इतना भय समा जाता है कि वह अपना विरोधी को ही हितैषी मान लेता है। मन में हीनता की भावना इतनी घुस गई है कि वह सोचने लगा है कि गैर आदिवासी के बगैर यह कुछ कर नहीं सकता है। यद्यपि वह जान रहा है कि उसका अस्तित्व खतरे में है, लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी वह गैर आदिवासियों के बीच ढूंढ रहा है। वहीं गैर आदिवासी, जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है, उसी को मुक्तिदाता के रूप में देखता है। इस तथ्य को हीनता की पराकाष्ठा ही कहना चाहिए कि अभी के समय में अपने समाज में कौन सी समस्याएं हैं, उनकी पहचान करने लिए भी आदिवासी गैर आदिवासी का ही मुंह ताकते हैं। बहुत बार सभा, मीटिंग, द सेमिनार में वक्ता एवं आदिवासी विशेषज्ञ के रूप में भी गैर आदिवासी को ही बुलाया जाता है। ऐसे गैर आदिवासी वक्ता मंच पर खड़ा होकर आदिवासी समस्याओं व मुद्दा पर भाषण देते हैं और आदिवासी चुपचाप बैठकर सुनता है। जिस समस्या में वह जन्मा और जिसमें वह जी रहा है, उस समस्या या मुद्दे को भी किसी गैर आदिवासी के मुख से सुनने में उसे अच्छा लगता है। इसलिए आदिवासियों के आंदोलन का श्रेय बहुत बार गैर आदिवासियों को चला जाता है। एक बार आंदोलन का नेतृत्व हाथ से निकल जाने के पश्चात विचारधारा एवं नेतृत्व में भटकाव सुनिश्चित है। किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए नेताओं के बीच सूझबूझ और समझदारी होनी चाहिए। आदिवासी नेताओं में इसकी कमी पाई जाती है। इसलिए वे आंदोलन की छोटी छोटी कमियों एवं कमजोरियों को मुद्दा बनाकर आपस में ही उलझ जाते हैं। जन आंदोलन अपने समाज को हक, अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए किया जाता है, लेकिन अधिकांश आदिवासी नेता जन आंदोलन से अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश शुरू कर देते हैं। जनहित को सर्वोपरि न मानने की वजह से नेताओं में जन आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता नहीं रहती है। पूरे आदिवासी समाज के हित में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एवं तात्कालिक लाभ को कुर्बान करने की ललक नहीं होती है। आदिवासी विरोधी शक्तियां नेताओं की इस कमजोरी को जानते हैं और उसका फायदा उठाते हुए उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आग में घी डालने का काम करते हैं। नेताओं के राजनीतिक हितों एवं महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई में आंदोलन टूटता है। जब भी आंदोलन होता है वह व्यवस्था के खिलाफ ही होता है। जिस समय बिरसा मुंडा और सिद्धू मुर्मू ने हूल शुरू किया, उस समय व्यवस्था में अंग्रेज थे और उन्हें स्थानीय जमींदार साथ देते थे। अतः उन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध में भी हूल किया। अभी के शासन व्यवस्था में आदिवासी भी शामिल हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में। इसलिए जो व्यवस्था में शामिल हैं, उसके खिलाफ आंदोलन में आक्रमण होगा, चूंकि वह आदिवासी हितों को ताक में रखकर सत्ता का साथ देता है। आम आदिवासी जब अपने हक व अधिकार के लिए जन आंदोलन करता है, तब व्यवस्था में शामिल आदिवासी आंदोलन के खिलाफ वक्तव्य देकर आंदोलनकारी जनता को गुमराह करते हैं और आंदोलन को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, जब झारखंड अलग प्रांत का आंदोलन चल रहा था, तब कांग्रेस के आदिवासी नेता या तो चुप रहते थे या आंदोलन के विरुद्ध वक्तव्य देते थे। हाल में जब डोमिसाइल का आंदोलन चला, तब झामुमो के दिग्गज नेताओं ने आंदोलन को बकवास कहकर खारिज किया और सभी को झारखंडी एवं स्थानीय कह दिया। अभी नवगठित झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि झारखंड में स्थानीय नीति की कोई प्रासंगिकता नहीं है। आदिवासी नेताओं के श्रीमुख से निकले ऐसे वक्तव्य आदिवासियों को हतोत्साहित एवं गुमराह करते हैं। आम आदिवासी समझ नहीं पाता है कि उसका आंदोलन सही है अथवा गलत। बहुत बार आदिवासी आंदोलन का विरोध आदिवासी ही करते हैं। हाल फिलहाल आदिवासी अधिकार मोर्चा की ओर से मुख्य संयोजक ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति का जन प्रारूप जारी किया।
इसका स्वाभाविक विरोध सरकार, व्यावसायिक संघों एवं उद्योगपतियों की ओर से होना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। विरोध शुरू किया तो आदिवासी नेताओं ने ही, यह भी जन प्रारूप में समाहित मुद्दों का नहीं, लेकिन जारी करने वाले व्यक्ति का विरोध किया। उसी प्रकार आदिवासी घोषणा पत्र का विरोध भी सर्वप्रथम आदिवासी नेताओं ने ही किया। फिर प्रतिक्रिया में खुद ही आदिवासी एजेंडा बनाने एवं घोषणा जारी करने की बात कहने लगे। यह स्पष्ट है कि आदिवासी नेता अपने समाज के जन आंदोलन की सकारात्मक समीक्षा नहीं करते हैं और उनमें प्रतियोगिता की स्वस्थ परंपरा नहीं है। आदिवासी नेताओं में विनाशकारी प्रतिस्पर्धा की संस्कृति है, यानी कल्चर ऑफ डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन की भावना। इसलिए समाज में ज्वलंत मुद्दे के लिए भी एक मंच पर नहीं आ सकते हैं। बहुत बार आदिवासी भावना में आकर उलगुलान करते हैं। रैलियों में जन सैलाब उमड़ पड़ता है, लेकिन अधिकांश आदिवासी आंदोलन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं। किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए स्पष्ट उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति आंदोलन से जुड़ते हैं, उन्हें गहराई से उद्देश्य को समझना चाहिए, अन्यथा आंदोलन गलत दिशा में चला जाता है। आदिवासी आंदोलन में मुख्य प्रतिभागी गांव देहात के लोग होते हैं, जो उद्देश्य को सही अर्थों में नहीं समझते हैं। यही मूल कारण है कि वे अपने दुश्मन तथा दोस्त की पहचान नहीं कर सकते हैं। उनको सही दुश्मन की पहचान भी नहीं है, जिसके कारण किससे लड़ना है वो भी उन्हें पता नहीं है। उद्देश्य को सही रूप में नहीं समझने के कारण कार्यकर्ता आंदोलन का नेतृत्व सही दिशा में नहीं कर पाते हैं। किसी भी आंदोलन की रीढ़ समाज का बुद्धिजीवी वर्ग होता है। इसके पास बुद्धि और धन दोनों है। कोई भी आंदोलन को चलाने के लिए दो प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, एक है कार्यकर्ताओं की फौज और दूसरा है कार्यक्रम के लिए धन। चूंकि बिना कार्यक्रम के विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। आदिवासी समाज का दुर्भाग्य है कि बुद्धिजीवी वर्ग अपने समाज को हक एवं अधिकार दिलाने में रुचि नहीं रखता है। आज आदिवासी लोग पढ़ने लिखने के पश्चात भूल जाते हैं कि उनका समाज के प्रति कोई कर्तव्य है। इसलिए ये बुद्धिजीवी अधिकार की लड़ाई में न तो आर्थिक सहयोग देते हैं और न ही कार्यकर्ता के रूप में इसमें भाग लेते हैं। इस तरह आंदोलन संसाधन विहीन हो जाता है और उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। कुछ बुद्धिजीवी लोग आंदोलन से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन ये मुद्दों एक विचारधारा को समर्थन नहीं करते, बल्कि नेता को अपना समर्थन देते हैं। इसलिए अक्सर मुद्दा या विचारधारा पर बहस न होकर व्यक्ति पर हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई नेता संगठन से हट जाता है तो बहस उसी व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है और आंदोलन के ज्वलंत मुद्दे दब जाते हैं। एक व्यक्ति मुद्दा से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, न ही वह पूरे समाज से बड़ा होता है। विडंबना यह है कि सामाजिक हित में मुद्दों को उठाने पर भी आदिवासी समाज मुद्दों को महत्व नहीं देता है। वह देखता है कि कौन नेतृत्व कर रहा है और उसके साथ कितने नेता है। उद्देश्य और मुद्दों को समझकर आंदोलन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति आदिवासियों में विकसित नहीं हो पाई है। अधिकांश लोग भीड़ देखकर चलते हैं। विचारधारा के बगैर भीड़ बहुत दिनों तक नहीं चल पाती है।